आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिना किसी का नाम लिए आज हम भारत की फॉरेन पॉलिसी की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स लिया है तो आपको ये ई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना हमने इसको एक अलग से इसका कोर्स बना दिया है। 100 रुपये की ये ई बुक है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। जेमिनाई में अभी अपलोड की हुई है, आप उसको क्लिक करेंगे, पूरी ई बुक आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। लेकिन अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स लिया तो आप इसी ई बुक को अवेल ना करें। भारत की फॉरेन पॉलिसी हम पूरा मतलब 1947 से लेकर अभी तक एक जरा नजर मारते हैं तो अगर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी होती क्या है भाई, जाहिर सी बात है कि आपके कैसे रिश्ते होंगे पूरी दुनिया के साथ, यही है फॉरेन पॉलिसी। कौन आपका दोस्त होगा, कौन आपका दुश्मन होगा, किससे आप ट्रेड करेंगे, कहाँ पे जाएंगे। और फॉरेन पॉलिसी के काफ़ी डिटर्मिनेंट्स होते हैं। ठीक है, आपकी ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री एंड कल्चर क्या है, लोगों का कैसा कॉन्टैक्ट है, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ें। बेसिकली दो चीज़ में, इंटरनल एक्सटर्नल में हम इसको बांटते हैं। अब हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो भारत एक डेमोक्रेसी है और हमारी जो ज्योग्राफी है वो कमाल है। इंडिया नेचुरली सुपर पावर के सारे जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं उन पे खरा उतरता है, सारे बॉक्स टिक होते हैं। तो भारत इसीलिए एक नेचुरली सुपर पावर रहा, हमेशा से रहा। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर मुगल काल तक भारत का पूरी दुनिया में दबदबा रहा है। उसके बाद फिर अंग्रेज आते हैं और उस समय भारत भारत था नहीं, वो बटा हुआ था। और इसी फॉल्ट लाइंस को अंग्रेज जो हैं वो एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं। वो बांटते हैं, तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, बांट के फिर जिसको बांटा उसको हरा देते हैं और धीमे धीमे वो पूरे भारत को 11 प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स में बांट देते हैं। प्रिंसली स्टेट्स भी बेसिकली ब्रिटिशर के ही कंट्रोल में थे। फिर भारत आज़ाद होता है 1947 में। मोटा मोटा अगर बात करते हैं तो जो अंग्रेज़ों का शासन रहा है वो 200 साल तक तो रहा है। 1757 से लेकर 1757 में शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर प्रॉपर बात करते हैं तो ये आप ये मान के चलिए 1818, अगर आप पंजाब भी ले लें तो 1846 और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो 1857। पहले अंग्रेजों ने बाहरी ताकतों को भगाया, कंपटीशन खत्म किया। अब बाहरी ताकतों में सबसे खतरनाक थे फ्रांस को भगाया, 3 कार्नेटिक वॉर्स लड़े। उससे पहले डच आए, उनको भगा दिया स्वाली में मार मार के। पुर्तगाली को बोला चुपचाप करके वहीं बैठ जाओ। दानिश भी आए थे बट कब आए कब गए पता ही नहीं चला। ठीक है, तो फिर यहां पे जो 4 सबसे बड़े किंगडम्स थे, ठीक है, उनको हराया। बंगाल को हराया, सबसे पहले शुरुआत वहीं से हुई। सबसे बेस्ट रीजन बंगाल के पास था। ठीक है, मराठा उनको हराया, सिख एम्पायर को हराया और फाइनली यहां टीपू सुल्तान मैसूर एम्पायर को हराया। तो 4 बड़े एम्पायर, मतलब पहले बाहर की ताकत है और फिर उसके बाद। अब क्या होता है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, इनफैक्ट 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी रहेगी, हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे थे। या तो आप जाओ अमेरिका के साथ या तो आप जाओ सोवियत के पास। ये 2 ही पावर थे। अच्छा, इनसे हमारा वैसे बहुत पुराना रिश्ता रहा है, अमेरिका से तो नहीं रहा है बट सोवियत से हम बहुत पहले से ही जो है वो कनेक्टेड हैं। चाइना से भी हैं, कल्चरल रिलेशन है, ये हिस्टोरिकली रहे हैं। ईरान से, वेस्ट एशिया से हैं, जिन रोमन एम्पायर से रहे हैं। तो अब ब्रिटिश तो यहां पे था ही, तो जिन देशों से हिस्टोरिकली हमारे बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं उनसे हमने सोचा कि हमारे अच्छे रिलेशन हमेशा से कंटिन्यू रहेंगे। साउथ ईस्ट एशिया में तो इंडिया का ही दबदबा था, इंडियन एम्पायर थे वहां पे, तो उनसे भी वो बट ऑब्वियस है कि जितने भी देश हैं, साउथ अमेरिका कभी भारत गया ही नहीं। आज भी यहाँ पे बहुत ठीक ठाक रिलेशन है, लेकिन बहुत मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया यहाँ पे जाते रहते हैं। तो यहाँ के लोग हालांकि कलर में देखो या काफ़ी हद तक आपको कल्चर सेम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारत की पूछ है, क्योंकि ये कभी भारत से उतना कॉन्टैक्ट में रहा ही नहीं। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में अभी जो है वो भारत इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। ठीक है, अफ्रीका में भी यही रहा। लेकिन अफ्रीका से अच्छे रिलेशन क्या कह सकते हैं, बेसिकली भाई जब कॉलोनाइजेशन था उससे पहले तो अफ्रीका से ही अच्छे रिलेशन अफ्रीका से थे। अफ्रीका को हम ट्रेड रूट के लिए यूज करते थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि 1947 के बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन था कि हम किसके पास जाएं। 2 ही पावर थे क्योंकि बाकी सब खत्म। तो उसमें अमेरिका था एक, ठीक है, और हमारा क्या, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं, उसको थोड़ा मिटा देता हूं। ठीक है,
एक तो अमेरिका था और एक था सोवियत। अच्छा, हमने किसको चुना? देखिए, हमारी पॉलिसी रही सोशलिस्ट, ठीक है, और क्योंकि हम सोशलिस्ट थे तो हमको लगा कि इसमें कौन कौन बैठ रहा है। अमेरिका बहुत दूर है, सबसे पड़ोसी कौन है हमारा? चाणक्य की नीति के हिसाब से पड़ोसी है हमारा चाइना, और उस समय चाइना भी बना था। अब यहां देखिए, लेफ्टिस्ट का, कम्युनिस्ट का प्रभाव अच्छा खासा था सरकार में। आप ये मान के चलिए, पीएन हक्सर इंदिरा गांधी के बहुत जबरदस्त एडवाइजर थे। उससे पहले भी जवाहरलाल नेहरू जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित थे। तो या भाई सीपीआई थी यहाँ पे, भले ही बाद में जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने केरल में सरकार को ही बर्खास्त कर दिया था, ठीक है। लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि था, लेफ्टिस्ट प्रभाव था। तो यही रहा कि भाई देखो, सोवियत से रिश्ते बना के रखो, ठीक है, और चाइना क्योंकि हमारा हमेशा साथ देगा तो इनसे। लेकिन क्योंकि उस समय हमको पैसे की भी जरूरत थी, ये लोग आपको पैसे नहीं देंगे। चाइना उस समय भरा हुआ था, कोई भी गरीबी से। जो चाइना आज है वो उस समय नहीं था। सोवियत वॉर की मार झेल रहा था। असली पैसा था अमेरिका और यूरोप के पास। ये तो भारत ने क्या बोला, भारत के पास है क्या करें? उस समय यूनाइटेड नेशन भी बना था। तो भारत ने कहा कि भाई काम करते हैं, हम नॉन अलाइंड रहेंगे, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। अब क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में किसी का ऐसा नहीं है कि प्रेशर रहेगा, वो इंडिपेंडेंट होती है। आप अपने हिसाब से देखिए, देयर विल बी नो प्रेशर। तो ना हम अमेरिका के साथ जाएंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका को चुना। जिन्होंने उस समय अमेरिका को चुना वो आज खामियाजा भुगत रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अमेरिका अनस्टेबल है। बट फिर भी अमेरिका आपको पैसे बहुत देता है और अमेरिका को सिक्योरिटी गारंटी देता है, जैसे जापान के साथ या साउथ ईस्ट एशिया में हुआ या कोरिया में हुआ, ठीक है, ये सब। देन हम देखते हैं कि हम नॉन अलाइंड रहे, लेकिन हम अलाइंड एक्चुअल में थोड़ा सोवियत और चाइना पे ज्यादा रहे। बट चाइना ने हमको दे दिया 1962 में धोखा बहुत बड़ा। तो चाइना गया फिर पिक्चर से आउट, और सोवियत हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन हम अमेरिका से भी हेल्प ले रहे थे। अब इसी दौरान अमेरिका भी ये कह रहा था कि आप करो। अच्छा, इजराइल कहाँ है? इजराइल जो है, इजराइल का जन्म भी 1949 में हो गया, ठीक है, 48 में पहली इजराइल अरब इजराइल वॉर। लेकिन भारत ने फिलिस्तीन को सपोर्ट किया क्योंकि किसी ने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया। अच्छा, अंदर सेंटिमेंट है कि भारत में भारत जो है वो सपोर्ट इजराइल को करे, बट भारत में मुस्लिम्स भी थे। और देखिए, माइनॉरिटी, गांधी जी ने बोला था जहां पे माइनॉरिटी की रक्षा होती है वो देश प्रगतिशील होता है। तो भारत उस रास्ते पर चला, पाकिस्तान नहीं चला। आपको जान के हैरानी होगी कि 1947 से पहले पाकिस्तान में 427 मंदिर थे। उनमें से पता है 20 बचे हैं आज, सब मार दिए, सब खत्म कर दिए। भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने सारों धर्मों को लेकर आया वो, ठीक है। और भारत ने माइनॉरिटी को अपीज भी किया, ये भी बात सच है। वक्फ लॉ आया, और हालांकि वो पहले से था, वो और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया, राइट्स दिए गए। अब इसमें ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम सब भारत के निवासी हैं। कश्मीर मुद्दा था, डिस्पाइट कि पाकिस्तान लगातार कश्मीर पे प्रॉब्लम कर रहा था, हमने बहुत एक खुला दिल दिया और हमने बोला कि नहीं, कोई बात नहीं, हम एग्रेसिव नहीं रहे, हम काफी हद से ज्यादा डिफेंसिव हो गए। मतलब देखिए, भारत, मैंने क्या बताया कि सुपर पावर, सारी जितनी भी चीजें आपको सुपर पावर बनने के लिए चाहिए वो सब भारत के पास है। भारत की और अमेरिका की ज्योग्राफी काफी हद तक सिमिलर है, और ज्योग्राफी डिसाइड करती है। ये सब अगर मान लीजिए किसी और देश के पास होता, चाइना या रशिया के पास, तो वो तो तबाही मचा डालते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो अब क्या है कि हम कहीं ना कहीं थोड़े कमजोर पड़े, हमारे ऊपर लगातार हमले हुए। हमारी फॉरेन पॉलिसी तब भी अच्छी रही, हमने अमेरिका से भी मदद ली और हमने चाइना से भी मदद ली, हमने सोवियत, चाइना से भी बाद में रिश्ते ठीक ही हो गए थे। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में सारे देशों ने हमको धोखा तो दिया, और हमने ये भी समझा कि भाई देखो, जरूरी है कि हम सबके ऊपर भरोसा मत करें। भारत की सोशलिस्ट पॉलिसी रही। फिर 1991 हमने अपनी इकोनॉमी खोल दी, और तब हम अमेरिका के पास काफी झुक गए। मैंने क्या बताया, पैसे ये लोग नहीं देंगे, पैसा देगा वेस्ट और अमेरिका। और जब हमने इकोनॉमी खोली तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ गए, और फिर हमारी इकोनॉमी जो है वो ऊपर गई। आईएमएफ ने हमने पैसा दिया, हमको पैसा दिया। तब तक पूरी दुनिया को पता चल गया था कि इंडिया मिलिटरीली भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, और फिर हमने न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिया था, तो भारत एक सुपर पावर ऑटोमेटिकली हो गया। अब क्या हुआ, तब तक हम, इंडिया की आर्मी ने प्रूव भी कर दिया था, 1971 में भी हमने प्रूव कर दिया था। इस समय, इस दौरान हमने काफी युद्ध भी लड़े। और देखिए, जहां पे डेमोक्रेसी होती है वहां पे फॉरेन पॉलिसी को अलग हिसाब से सेट करना होता है।
मेन होता है आपके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, आपकी प्रायोरिटीज क्या वो दूसरों देशों के साथ अलाइन करती है। जब 1971 का वॉर था तो रिचर्ड निक्सन था, तो वो बिल्कुल भी भारत को, इंदिरा गांधी को पसंद नहीं करता था, और इंदिरा गांधी को तो विच बोल दिया था उसने। ठीक है, इस तरीके की बातें जो है वो की गई थी। राइट, चीजें आगे बढ़ती हैं। उस दौरान अब 1993 में इजराइल भी आ गया। ठीक है, तो भारत ने इजराइल को भी रिकॉग्नाइज कर दिया। अच्छा, ताइवान इशू भी था, बट भारत ने उसको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है, क्योंकि चाइना, फिर वो आपको पता ही है कि भी जापान ने जरा सा बोला तो फिर चाइना मिसाइल लॉक कर दिया जापान के ऊपर। चीजें बदलती हैं जब बीजेपी पहली बार आती है 1998 में। हालांकि बीजेपी भी कांग्रेस की ही उसी को फॉलो करती है, लेकिन वो थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंड लेती है और अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करती है। एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट अब तक आ गया था। ठीक है, लुक ईस्ट की हमको इन नेशंस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, जो हमारे साउथ ईस्ट है। ठीक है, सबसे बढ़िया है। हमने पड़ोसी देशों में भी बहुत अच्छा खासा इन्वेस्ट किया। भूटान, बांग्लादेश, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं वो हमारे साथ ही थे। चाइना अभी तक पिक्चर में नहीं आया। 2000 के बाद चाइना पिक्चर में आ गया, और चाइना ने हमारे पड़ोसियों को, पाकिस्तान एक अपवाद है, वो एक्सेप्शन है, खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है, इंडिया जो है, अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थोड़ी बदलने लगी। इंडिया अमेरिका की तरफ काफी ज्यादा झुक गया। 2000 से लेकर 2008 तक अमेरिका से काफी हद तक हमने ट्रेड किया। हमने उसके साथ न्यूक्लियर डील साइन की, और इसका मेन रीजन भी चाइना था, क्योंकि अमेरिका हमको आईना दिखा रहा था कि चाइना तुम्हारे घर पे बैठा हुआ है, और अभी तक अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने अमेरिका से काफी मदद ली, काफी पैसा लिया, और हमारी फॉरेन पॉलिसी बदली। अब उस बदलाव में काफी दोस्त खफा भी हुए, लेकिन फिर भी हमने बैलेंस कर लिया। इजराइल के साथ हमने अच्छे खासे रिलेशन बना लिए। इजराइल 2000 के बाद काफी प्रधानमंत्री गए, इजराइल होके आए, और इजराइल से हमने डील साइन की। अब इजराइल से डील साइन करना आप समझ ही सकते हो, काफी हद तक काफी चीजों में, एग्रीकल्चर से लेकर डिफेंस से लेकर इजराइल ने मदद की। यूरोप जो है वो हमेशा से कांस्टेंट रहा है। ठीक है, कॉमनवेल्थ में हम आते हैं तो यूरोप वैसे भी सही रहा है, लेकिन यूरोप में फ्रांस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। और देखिए, रशिया ने, दो पार्टनर ऐसे हैं ना जो हमेशा कांस्टेंट हमारे साथ रहे, और हम भी उनके साथ रहे। एक सोवियत मतलब रशिया, चाहे आंधी आए, तूफान आए, सुबह रात कुछ भी हो, लेकिन वो हमारे साथ। और फ्रांस और इजराइल भी साथ था। हालांकि इजराइल से चाहता, दिल में सबके यही था कि हम इजराइल का ही साथ दें, बट मजबूरी ये थी कि आपको फिलिस्तीन का साथ देना पड़ता था। ठीक है, तो खैर हमने दोनों का साथ दिया, टू स्टेट सोल्यूशन की हमने बात की। 2000 के बाद 2000 आते आते हम बहुत ज्यादा मिलिटरीली ताकतवर हो गए थे, बहुत ज्यादा। भारत की मिलिट्री दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री बन गई। हमने युद्ध जीत के दिखा दिए। हमने पूरी दुनिया को प्रूव कर दिया कि जो तुम हमको समझ रहे थे, हम तुम सबसे बहुत आगे हैं। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट बनकर उभरा, और भारत की इकोनॉमी खोलने के बाद कोई देश, हम भले ही कितना भी अपने देश को बोल लें, लेकिन दोस्तों इंजीनियरिंग और डॉक्टर पढ़नी है तुमको, और इसी वजह से पूरी दुनिया में भारत ने बिजनेस फैला लिया। गजब, भारत का टैलेंट अमेरिका गया और अमेरिका को बना दिया। इकोनॉमी खोलने के बाद ये हुआ 1991 के, जो इंजीनियरिंग यहां पे शुरुआत हुई है, जो ट्रेंड की, वो काफी लंबे 2010 तक, 2012-13 तक चली इनफैक्ट उस ट्रेंड की। अब वो टूट रहा है जाके। ठीक है, क्योंकि मुझे भी याद है कि मैं भी जब स्कूल में था ना, 2010 में मैंने अपना 12th किया है, तो इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, तो मतलब इतने इंजीनियर पैदा हुए, और सब के सब गए अमेरिका, यूरोप, और बहुत ज्यादा उनकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया। राइट, उस हिसाब से हमारे फॉरेन पॉलिसी भी बदली। अब दोस्तों क्या है कि अब, पहले हमारे पास मजबूरी थी, और बाहर के देश जो है वो हमको डरा धमका के हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज भी करवा लेते थे। लेकिन आज हालात ये है कि हमारे फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इतना कुछ होने के बावजूद। क्योंकि देखिए, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, भारत एक स्टेबल कंट्री है। क्योंकि देखिए, अब नरेंद्र मोदी की सरकार का तीसरा टर्म है। राइट, तो एक तरीके से 10 साल हो गए सरकार चलाए हुए, भी तीसरा टर्म है, स्टेबिलिटी है। अभी भाई 2000, आप मान के चलिए 29 तक तो है ही है। ठीक है, 28 तक। तो यहां पे क्या है ना कि ये जो चीजें हो रही हैं 2029 तक है, मतलब तो पूरी दुनिया देख रही है कि भाई पॉलिटिक्स वहां की स्टेबल, आर्मी मतलब एक तरीके से इंडिया का डिफेंस सबसे ऊपर, नंबर 1। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया, इकोनॉमी गजब, भारत की ग्रोथ रेट धीमे धीमे ऊपर जा रही है, और बहुत तेजी से भारत बढ़ रहा है। और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आज से 10-15 साल बाद भारत इन सबको पार पा लेगा। और जो भारत, जिसकी इकोनॉमी 1990 में खत्म होने वाली थी,
आज वो चौथी और पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रहा है। तो ये पूरी दुनिया ने जाना, और जिससे हमारी फॉरेन पॉलिसी, जो भारत नेचुरली क्वालिफाई करता था कि हम सुपर पावर बनेंगे, ठीक है, हम सुपर पावर बन के रहेंगे, आज नेचुरल तो ठीक है, आज हमने साबित कर दिया। अब वक्त की दोस्तों, अगर लीडरशिप सही, हालांकि अभी भी मैं मानता हूं कि लीडरशिप बहुत अच्छी नहीं रही है भारत की, लेकिन फिर भी लोगों का जज्बा ऐसा रहा है ना कि अगले 10-15 सालों में भारत दिखा देगा कि हम क्या हैं। भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा, आप देख लीजिएगा। और हम यकीनन हम कहते हैं कि अमेरिका और चाइना बराबर में आएंगे 2050 तक, इंडिया साथ में खड़ा होगा। और ये अभी हुआ है, ये बहुत पहले से नहीं, क्योंकि 1991 से पहले तो आपको सुई बनाने के लिए भी सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा था, और अभी भी है रेड टेपिज्म, लेकिन ये धीमे धीमे खत्म हो रहा है क्योंकि पब्लिक जागरूक हो रही है। हमारी फॉरेन पॉलिसी अगर हम आज की बात करते हैं तो वो बहुत ही तगड़ी है। आज हम रशिया से भी तेल खरीद रहे हैं। अब जाके डोनाल्ड ट्रंप आए, वो सभी को ही परेशान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुतिन आ रहे हैं। डिस्पाइट हमारा डोमेस्टिक मार्केट बहुत ऊपर है, पुतिन आए, हमने उनको होस्ट किया। किसी देश की इतनी औकात नहीं हुई कि हमको कुछ बोल दे। ये पहले नहीं था, पहले प्रॉब्लम थी, पहले काफी सरकारें जो हैं उनका दबदबा था, लेकिन क्योंकि वो हमारी परीक्षा की घड़ी थी, एक बार हमने उसको पार कर लिया तो उसने आज हमारी एक नई फॉरेन पॉलिसी को जन्म दिया। अब आज की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमारी एक्सपैंड करूं, ठीक है। हालांकि उसमें चाइना भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। चाइना, बहुत तेजी से चाइना का भी डेवलपमेंट हुआ, और चाइना ने बहुत इन्वेस्ट किया हर जगह। और ये भी बात सही है कि पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाए आपको इंडियंस मिलेंगे। ये दिखाता है कि इंडिया हर जगह पहुंचा है, ठीक है। बट चाइना का इन्वेस्टमेंट भयानक है, भयानक। ऑस्ट्रेलिया आप ले लीजिए, तिमोर लेस्टी ले लीजिए, अभी जो नया नेशन बना है, हर देश में, चाहे अफ्रीका हो चाहे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट हो, चाइना ने तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया। तो बहुत बड़ा कंपटीशन हमारे सामने खड़ा है, लेकिन इन दी लॉन्ग रन इंडिया बाजी मारेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। चाइना भी अब यही चाह रहा है कि इंडियन टैलेंट, उधर H1B वीजा खत्म हुआ, इन्होंने J वीजा निकाल दिए कि आप हमारे यहां आइए। इंडियन टैलेंट की पूरी दुनिया में मांग है, और अनफॉर्चुनेटली भारत की सरकार ही उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रही है। ये देखिए आप, आयरनी देखिए। अगर भारत ये समझ गया, 1980s में डेन जियाओपिंग ने सबसे पहले ये समझा कि चाइनीज को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए। अमेरिका से सीख के आते थे चाइना में, हमारे यहां उल्टा हो रहा है, भारत से सीख के जा रहे हैं बाहर। तो कहीं ना कहीं सरकार को ल्यूक्रेटिव ऑफर देने पड़ेंगे, तब जाके हम डेवलप बहुत तेजी से करेंगे। आप देखिएगा, हम इतनी तेजी से डेवलप करेंगे ना कि कोई हमको रोक नहीं सकता। और ये सब हमारी फॉरेन पॉलिसी इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये चीजें आपकी सपोर्ट बेस है। कहता है ना, कुर्सी के जो कुर्सी है वो आपके 4 पिलर्स पे टिकी है। हमारी फॉरेन पॉलिसी के भी ऐसे ही बहुत सारे पिलर्स हैं। आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, आपकी आर्मी कितनी स्ट्रांग है, आपकी ज्योग्राफी कैसी है, आपकी पॉलिटिक्स कैसी है, और सबसे बड़ी बात, लोग कैसे हैं। ये इंटरनल अगर बेस मजबूत होगा तो फिर एक्सटर्नल बेस ताकतवर, और फिर आपको कोई बुली नहीं कर पाएगा। तो ये चीज है। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज। अगर आप कुछ ऐड करना चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, ठीक है, किसी कोई मंत्री का नहीं, नाम मैं ले सकता था, ठीक है। अलग अलग फॉरेन मिनिस्टर आए 1962 में, तो भैया अभी तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। ये जो ई बुक हमने लॉन्च की है, अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स है तो आप इस ई बुक को ना खरीदें। थैंक यू सो मच।